बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं नईम सिद्दीकी। नाज़रीन, कोरोना के जो खदशात है कि कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे में 4000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और तकरीबन 1621 लोग जो हैं वो टोटल इस वक्त तक मौत का शिकार हो चुके हैं। अब ये इंतहाई सीरियस सिचुएशन है कि तकरीबन पिछले एक महीने में ही 30,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो गए हैं, जबकि जब ये पहला केस पाकिस्तान में 26 फरवरी को आया था तो शायद उसके एक महीने में 1000 केसेस नहीं हुए थे। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 1.5 महीने में हमारे पास 70,000 केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। इससे अमवात भी बढ़ गई हैं। हमारी तिब्बी सहूलियत हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इन मामलात को उस तरह हैंडल कर सकें। तो इस वक्त हुकूमत भी कोशिश कर रही है। ज़ाहिर है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये लॉकडाउन हम नहीं कर सकते क्योंकि मैशत भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही है। लेकिन एक तरफ डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इंसानी जान बड़ी ज़रूरत है, WHO कहती है कि इंसानी जान बड़ी ज़रूरत है, उसकी हिफाजत करनी है। लेकिन रोज़गार भी एक ऐसा मसला है कि अगर आपको खाने को नहीं मिलेगा तो हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि लोगों को खाना दे सके। तो अब इन लिमिटेड रिसोर्स में हमने गुजारा करना है और इसका एक ही तरीका है कि हम एहतियात करें, जितनी ज़्यादा एहतियात हो सकती है हम करें। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए, ये अब एक ऐसी एमरजेंसी की सिचुएशन आ गई कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस है, ये बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये एक जो ना फैट बेस्ड वायरस है जो कि आपको इससे तहलील हो सकता है। इसको हम मारना हमारे लिए बड़ा उस तरह आसान नहीं है, ख़त्म करना उस तरह आसान नहीं है और इसकी लाइफ भी बड़ी ज़्यादा है। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ इसके टाइमिंग्स हैं इसके लाइव रहने के। तो इस अननोन ये जो वायरस है, ये जो वबा है, ये इसको एक आफत समझते हुए पूरी कौम को एक बिल्कुल एमरजेंसी में खुद ब खुद चले जाना चाहिए। अपने आप पे हर किस्म की पाबंदी लगानी चाहिए और जब तक हम अपने ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे, इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये इस तरह कंट्रोल नहीं होगा, इस तरह ठीक नहीं होगा। तो आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम साहब हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन पे। उसके अलावा माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब होंगे, आसमा वदूद साहबा होंगी और MNA PTI साजिदा खान साहबा होंगी। उनसे हम इस मौज़ूआत पे बात करेंगे कि हुकूमत क्या इक़दाम करिए, क्या करने चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए और किस तरह हम अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हैं और डिसिप्लिन में ला के हम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है जिसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ किया है, जिससे आपको वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आपने जाना भी है तो स्पेशल आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी और जो इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के अंदर रहते हुए वो तमाम एहतियाती तदबीर के साथ 3 जून से इसका आगाज़ हो रहा है। इसके लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन बिलाल आजम साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, कोरोना का इशू बड़ा सीरियस होता जा रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन 2813 केसेस हो गए हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में दाखिल हो गया है ईद के बाद इस कोरोना वायरस के सिलसिले में। तो आप हमें ये बताइएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है, आपके जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें किस किस्म के इक़दाम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में इतने केसेस हैं तो इसके साथ ये भी मेंशन कराना जरूरी है कि इस्लामाबाद में मोर देन 40,000 टेस्ट हो चुके हैं। जी, ठीक है, तो अगर आपके पास मोर देन 40,000 टेस्ट हो चुके हैं तो उसमें से इतने पेशेंट्स आपके पॉजिटिव आए हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे हमारे अपने क्वारंटीन सेंटर्स जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उसको सुपरवाइज कर रही है। ठीक है, तो उसमें हम बिल्कुल ये सारा कुछ पेशेंट्स को हम आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से जो सिम्टोमेटिक होते हैं या जिनकी कंडीशन थोड़ी सी सीरियस होती है तो अकॉर्डिंगली उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि शॉपिंग मॉल्स और डिफरेंट मार्केट्स में तो वो जितनी भी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर अपने विजिट करते हैं और वो जितनी भी SOP है जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने इशू की है तो उसके मुताबिक वो इंश्योर कराती है कि जितना भी हमारे मार्केट्स हैं और वहाँ पे जो विजिटर्स है तो वो वहाँ पे वो SOP स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसमें मैंडेटरी है कि वो मास्क वेयर करे। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर डिसइंफेक्टिंग हो, प्रॉपर सैनिटाइज हो चीजें। ठीक है, तो ये टेम्परेचर गन्स हो।
तो ये सारा कुछ बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि सबसे पहले लोगों की जानें जो है और जिंदगी उनको हमने महफूज बनाना है, तो इसमें नो कम्प्रोमाइज है। ठीक है। और अभी 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 ये बताया गया कि 170 जो लोग हैं वो सेहतियाब हुए हैं अभी तक इस्लामाबाद में, तो क्या ये खबर ठीक है? जी कितने 169 जी लोग इसमें सेहतियाब हो रहे हैं, और जो बाकी इन्फेक्टेड लोग हैं उसमें बड़े कम लोग जो है वो सीरियस कंडीशन में हैं। ठीक है जी जी। हाँ, क्योंकि आप हमारे पास अपने जो सेंटर्स में है वो पहले भी 29% थे, उसमें से काफी रिकवर होके चले गए हैं जी। ठीक है, तो अपनी तरफ से तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है कि जितना हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो आइसोलेशन के साथ, और फिर जो सिम्टोमेटिक होते हैं अकॉर्डिंगली उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। अच्छा सर, हमें ये इतलात भी मिल रही है कि इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, मरीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोग आते हैं उनको हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कराची में भी हमें कुछ ये इतलात मिली है, बल्कि असद उमर साहब का एक बयान आया कि शायद अगर मैं कराची में हूँ तो सिविल हॉस्पिटल में ना जाऊँ। तो अभी लेकिन अभी जो सेहत के एडवाइज़र हैं जफर मिर्जा साहब, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हमारे को 97 वेंटिलेटर जो है वो फारिग पड़े हुए हैं। क्या ये बात ठीक है? एक्चुअली वेंटिलेटर की जहाँ पे जरूरत है पेशेंट्स को, ठीक है, बड़े कम पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो रूटीन में तो आइसोलेशन में और बाकी कुछ बड़े कम सिम्टोमेटिक होते हैं तो वो हो जाते हैं। बाकी जिनको जरूरत है तो अल्लाह का शुक्र है वो अकॉर्डिंगली उनको वेंटिलेटर मिल जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो बाजारों में आपने भी जैसे फरमाया कि आप बड़ी SOP को स्ट्रिक्टली नाफिज करें, कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो सकता कि ये मास्क हैं ये बाद का लोग नहीं खरीदते, एहतियात नहीं करते, घर से जाते नहीं है, तो ये कोई मास्क इंतहाई सस्ते प्राइस में 5-7 रुपए का ये मास्क बनता है जो बाजार में 100 रुपए का भी फरोख्त हुआ है, कोई हुकूमत को ऐसा इकदाम करे कि ये कुछ सस्ते मास्क जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हो और जिससे मास्क नहीं उसको दे दे। अभी तो आपने 3000 पे फाइन भी कर दिया है और शायद सेक्शन 188 या 168 के तहत आप कार्रवाई भी करें। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारा तो कल्चर ऐसा नहीं है कि हम इतनी एहतियात कर सकें, और ये जिस तेजी से ये मामला बढ़ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा को फर्दर लॉकडाउन की सूरत में जाने का खदशा है? एक्चुअली इस तरह है कि मास्क तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंश्योर कराती है कि जितनी भी हमारे मेडिकल स्टोर्स है और बाकी है वहाँ पे मास्क जो है वो अवेलेबल हो, और उनकी प्राइसेस को भी मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, उनकी क्वालिटी वाइज जो है डिफरेंट प्राइसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इंश्योर कराती है कि वो उस प्राइस में मिले। ठीक है, ताकि आम आवाम के एक्सेस तक हो सके जी। और बाकी जहां तक आपने बात की कि इसमें मजीद क्या, तो देखिए अब जिस तरह हमारे ऑफिस है, बाकी है ऑफिस, तो हमने अपनी तरफ से ट्राई की है कि हम लोगों को ये बार बार बता रहे हैं कि वो फिलहाल घरों में रहें, और हमने उनको ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की है ताकि डोर स्टेप पे हम लोगों को फैसिलिटेट करें, ताकि सबसे पहले तो उनकी हम जितनी मैक्सिमम हो सके उनकी हिफाजत कर सके और उनकी सेहत का ख्याल रखें, और साथ में उनका काम भी होता रहे। अच्छा सर, अब आपने ये जो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज किया है, ये बहुत एक अच्छी स्कीम आपने लॉन्च की है। मैं समझू इसके बड़े दूसरे नतीजे भी होंगे कोरोना वायरस के बाद। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए ताकि आवाम को हम आगाही दे सकें। जी बिल्कुल, ये हमारे कॉल सेंटर है, ठीक है, उनके नंबर जो है वो अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे और हर जगह पे, फेसबुक पे, ठीक है, वहाँ पे लोग कॉल करते हैं और वहाँ पे अकॉर्डिंगली उनको टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम पे हमारे पास आ जाए SMS के जरिए। हाँ, SMS के जरिए। और बाकी जो लोग इसमें ऑनलाइन गाड़ी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो फिर हमारी टीम उनके घर जाके गाड़ी को फिजिकली एग्जामिन करती है, ठीक है, और इसमें नादरा की टीम और हमारी टीम मुश्तरका जो है घर में विजिट करके तो गाड़ी को फिजिकली एग्जामिन करके उधर ही गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फी लेके प्लेट मौके पे डिलीवर करवाती है। इन शॉर्ट ये कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस उनके घर में अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ, अपने डिफाइंड SOP के साथ घर में बैठ के गाड़ी रजिस्टर हो जाती है। अच्छा सर, ये कोई इमरजेंसी मेजर्स हैं या आप समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से अब आप फ्यूचर में भी इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे और ये कोविड-19 के बाद भी ये सर्विस लोगों को प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि जितने लोग हम इसमें ऑनलाइन में ला सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है कि
अगर आप लोगों को घर बैठे फैसिलिटेट करेंगे तो आपका टैक्स कल्चर प्रमोट होगा, लोग इंकरेज होंगे, वो अपना टैक्स जमा कराएंगे टाइम पे। और ये हमारा टोकन के हवाले से भी है, गाड़ी के ट्रांसफर न्यू रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी है, और इंशाल्लाह करीब इसमें हम ट्रांसफर को भी ले आएंगे। ये ई पे पेमेंट क्या है, किस तरह कर सकते हैं? आपने लिखा कि आप टोकन टैक्स की अदायगी बजरिए ई पे भी की जा सकती है। टोकन टैक्स का अभी तक जो है वो नेशनल बैंक के साइड पे थोड़ा सा पेंडिंग है, क्योंकि उन्होंने वन लिंक के साथ करना था इसको। और बाकी जहां तक नेशनल बैंक की बात है तो ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ एनबीपी जो ऑनलाइन है उस पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन इन द मीनवाइल इस सिचुएशन में हमने ये लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों पे कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी हम इम्पोज नहीं कर रहे, और जितनी पेनल्टी उन पे रूटीन वाइज एज पर ला इम्पोज हुई थी वो हमने रिलैक्स कर दी, क्योंकि मुल्की हालात और ये करंटली हालात ऐसे है जिसमें हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो टोकन जमा कराए और आए, तो लिहाजा हमने पेनल्टी रिलैक्स की हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आजम साहब, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेस से हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इस्लामाबाद में भी केसेस की तादाद बढ़ गई है, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त नफाज किया हुआ है SOPs पे अमल दरामद कराने का, और ताजरों को ख़ास तौर पे और जो वहाँ आने वाले सारिफ हैं उनको ख़ास तौर पे इस बात की ताकीद की गई है कि वो मास्क ज़रूर पहने। अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो उनको जुर्माना भी होगा और उसकी सज़ा भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम इन तमाम SOPs पे अमल करें। इस वक्त ये कोरोना वायरस की वजह से इशू हो रही है, सारी की सारी जो हमारी ज़िंदगी का पैटर्न तब्दील होकर रह गया है, हर शोबा जो है वो इससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ मुल्क के जो हालात हैं वो सियासी हालात अगर आप देखते हैं तो वो भी उनमें बड़ी तेज़ी से इस तरह की तब्दीली आ रही है। नैब के मामला चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त आप देखें शुगर स्कैंडल और दूसरे जो स्कैंडल्स हैं वो भी अपने अरूज पे हैं। इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि जस्टिस फाइजल ईसा ने जो है वो कुछ सवालात उठा दिए हैं शहजाद अकबर साहब के साथ, चूँकि ये अब पब्लिक हो चुकी है, खबर अखबार में भी आ चुकी है। तो इस सिलसिले में तमाम तफसीलात पे बात करने के लिए हमारे मुल्क के नामवर माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पे उनसे बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर एक मामला उठा है, कल के अखबारात में था कि जस्टिस फाइज साहब ने कोई जवाब जमा कराया जिसमें शहजाद अकबर साहब के ऊपर बड़े सवाल उठाए गए हैं, और आज मैं ये पढ़ रहा था कि ये मामला शायद इस किस्म का हुआ तो कि नैब में न चला जाए, तो इससे कोई जुडिशरी के मामला कंप्रोमाइज होते तो नहीं नजर आ रहे। नहीं, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये जब काजी फायज ईसा साहब का रेफरेंस चल रहा है जी, तो उन्हें रेफरेंस के जवाब में ना तो पहले प्रेसिडेंट को वो कुछ लिखना चाहिए था जो उन्होंने लिखा, और ना ही शहजाद अख्तर के मामले में उन्हें कुछ कहने की जरूरत थी जी। इसका अलहदा नोटिस दिया जाना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल अगर फर्ज करो सुप्रीम कोर्ट ही नोटिस देना चाहती है तो वो सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए इन सारे सवालात पे नोटिस भी दे सकती थी। लेकिन जब आपके खिलाफ रेफरेंस चल रहा हो, जुडिशियल रेफरेंस चल रहा हो, उस वक्त इस तरह के सवालात उठाने से यूं लगता है कि जिस तरह अमूमी रवैया हमारा ये हो चुका है कि जिससे कोई सवाल किया जाता है किसी मामले में, वो कहता है जी पहले आप बताएं कि आपने क्या किया जी, पहले फला जो जिस तरह करप्शन के मामलात में जब यानी नवाज शरीफ पे बात की जाती है, शहबाज शरीफ पे बात की जाती है, तो वो फौरी तौर पर कहते हैं कि जनाब उनके लोग के जी वो एक अलीमा बाजी और फलाह बाजी और फलाह के क्या मामलात है। होना ये चाहिए कि एक रवैया ये बनना चाहिए कि जो इल्जाम लगा है सबसे पहले उसका जवाब दिया जाए, उसके बाद जो दूसरा जो इल्जाम लगाने वाला है उसकी अपनी जात के बारे में जो आपके ग्रीवेंसेस है या आपकी रेजर्वेशन है उसका भी नोटिस दिया जाए, वो अलग तौर पर किया जाए। जी बिल्कुल, दोनों चीजों को ये जो सवालात है उनके बड़े जस्टिफाइड है, बड़े जबरदस्त सवालात है, और इसका जवाब जो है वो बनता है, उन्हें देना होगा। लेकिन इसको इस अंदाज में अपने डिफेंस में लाना मुझे कम अज कम ये बात हजम नहीं। उसके लिए ये फोरम आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं था? नहीं, फोरम तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी नोटिस दे सकती है। फोरम की बात मैं ये करता हूँ कि खुद चूंकि जो जज साहब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है जी, तो उस रेफरेंस के जवाब में यानी मतलब आप अपना डिफेंस सिर्फ दें कि जी आप जो सवाल पूछे जा रहे हैं आपका उसमें के बार जो जवाब देने वाले हैं उनके बारे में कहना इस वक्त मुझे कम अज कम ये भी बात सही लगती, क्योंकि
उससे ये तासर मिलता है कि आप अपना जवाब तो नहीं देना चाहते जो आप पे इल्जाम है। जी जी। आप इल्जाम लगाने वाले को आप पकड़ना चाहते हैं कि जनाब वो उसकी अपनी जात क्या है, क्या वो अपॉइंट हो सकता था या उसको कानून के मुताबिक अपॉइंट किया गया है। यानी ये अलग-अलग इसे डील किया जाना चाहिए, फिर इसकी क्रेडिबिलिटी भी ज्यादा होगी, इसका असर भी ज्यादा होगा। तो मैं एक बयान पढ़ रहा था, एक एडवोकेट साहब का बयान था कि ये मामला फिर शायद नैब की तरफ चला जा सकता है। नहीं, नैब की तरफ किसका मामला जाएगा? ये जो सवाल उठाए गए हैं शहजाद अकबर साहब के ऊपर। नहीं, नैब का देखिए बहुत सारे सवालात नैब से मुताबिक नहीं है जी। खास तौर पर ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात है। मिसाल के तौर पर उनका ये सवाल है कि जी उन्हें जो है वो कानून के मुताबिक भर्ती नहीं किया गया जी। यानी कानून के मुताबिक भर्ती का मामला ये है, सुप्रीम कोर्ट की जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन है उसमें ये दिए गया है और उसमें अब तक जजमेंट्स आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अपॉइंटमेंट्स है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उसके लिए इश्तिहार दिया जाना चाहिए और इश्तिहार देने के लिए ये सारे मामला बेसिकली ऐसे है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है जी। तो इसको मैं नहीं समझता कि नैब से मुतालिक बराह रास्त नैब की कुछ हिस्सा इसका नैब से मुतालिक भी है जो उनके अकाउंट से मुतालिक है या बाकी चीजों के बारे में है। हाँ जी। अच्छा सर ये बताइएगा कि फरोग नसीम साहब ने रिजाइन कर दिया, वो आगे केस लड़ेंगे हुकूमत की तरफ से, तो क्या कोई ऐसा और वकील नहीं था हुकूमत के पास जो ये केस लड़ सकता है या इसकी क्या वजह है? देखिए मैं आपको करूँ कि इस हुकूमत के ने और इस हुकूमत के इस वजीर ने एक मजाक बना रखा है। पहले आपको याद होगा कि जब ये केस आई थी उसकी अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मामला, उस वक्त भी जनाब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और जनाब आ गए कि जनाब मैं लड़ने के लिए आया हूँ, मैं उनका वकील हूँ। बिल्कुल। अब फिर ये है कि जनाब आप देखिए बात ये है कि अगर अटॉर्नी जनरल इनकार करता है तो उसके बाद पहली बात तो ये कि अटॉर्नी जनरल को आपने अगर रखा है तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि गवर्नमेंट अगर वो नहीं पूरी करता तो ही शुड नॉट बी दी अटॉर्नी जनरल। और उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उससे कहे जो भी नहीं आपकी बात मानता उसे आप हटा दे। यानी क्योंकि बेसिकली इसमें प्राइवेट काउंसिल का सबर नहीं है और ये है कि आप अपने लोग जो आपने रखे हुए हैं वो आपकी बात क्यों नहीं मानते? अगर वो नहीं मानते तो उन्हें आप उन्हें से हटा दें। जो शख्स आपको मैं बताऊं कि एक दफा ऐसा हुआ था कि ये जो निक्सन के खिलाफ केस था उसमें उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने जो अमेरिका का अटॉर्नी जनरल था उसने निक्सन के मौकफ की हमायत करने से इनकार कर दिया था। यानी इसमें उनका मौकफ ये था कि जनाब इस मामले में जो वाटरगेट स्कैंडल है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला नहीं जा सकता, ये महकमों का आपस में मामला है यानी वो डील कर सकते हैं। तो उस मामले में ये हुआ था कि उन्होंने उस अटॉर्नी जनरल की जगह रॉबर्ट बोर्क को ले आए थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल के उस टाइम के लिए कि वो हमारा मौकफ जो है उसको रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ भी ऐसा है आपका अटॉर्नी जनरल नहीं करता तो आप किसी और ये कितना बड़ा मजाक है कि वो एक दिन 2 दिन इस्तीफा देते हैं और यानी ऐसे ही है जैकेट उतार के रख देते हैं और जब वो केस खत्म हो तो फिर जैकेट पहन लेते हैं। तो यानी मतलब ये है कि आपके पास उनके अलावा ना वजीर कानून है ना उनके अलावा आपके पास वकील है, एक ही शख्स आपके पास अमृतधारा है। तो ये बात हुकूमत के लिए अपने लिए बड़ी मजाक की बात है। तो ये बार काउंसिल इसके ऊपर कोई एतराज नहीं करती? देखिए जी बार काउंसिल का तो एतराज ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो उनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया हुआ है क्योंकि जब यानी अटॉर्नी जनरल बने तो वो लाइसेंस नहीं रख सकते थे। तो वो उस मामले में तो वो कह रहे हैं जी कि जी हम इन्हें अपना उन्होंने और भी वजूह से मतलब है कि लाइसेंस जो है उनका सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। तो वो मैं समझता हूँ कि जब तक लाइसेंस उनका बहाल ना हो तो वो नहीं पेश हो सकते। पिछली दफा भी ये हुआ था कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले में वो गए थे तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट और पाकिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन वहाँ पेश हो गए थे। उन्होंने कहा था कि जी सबसे पहले ये अपना लाइसेंस बहाल करवाएं और फिर आए और उसमें कोर्ट ने उन्हें कहा भी था कि जी अपना लाइसेंस आप बहाल करवा के आए। अभी तक मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना लाइसेंस बहाल कराया हो क्योंकि वो तो दोबारा
लॉ मिनिस्टर हो गए। नहीं सर, आप तो इस कानून के मामले को बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि पाकिस्तान में तो बड़े बड़े नामवर वकला मौजूद हैं, बड़े बड़े लॉयर मौजूद हैं, तो क्या एक शख्स जो मिनिस्टर बनता है उसको थोड़े दिनों के लिए हटा के आप वकालत के लिए पेश कर दें, फिर मिनिस्टर बना दें, जैसे पहले भी हुआ, जैसे आपने फरमाया, तो ये तो एक किस्म का सर कोई इतनी कोई मुनासिब सी बात नजर नहीं आती। नहीं, मैं तो इसे इंतहाई गैर मुनासिब इसलिए भी समझता हूँ कि आप हुकूमत वक्त है, आप के पास वसाइल भी हैं और आपने लोगों को आप एंगेज भी कर सकते हैं। काउंसिल एंगेज करने में कौन सी दुश्वारी है जी। और यानी वो एक ही शख्स जो है वो कैसे यानी अमृतधारा हो सकता है और सब कुछ वही कर सकता है और वो करते भी कुछ नहीं है जी। आप देखें कि कोई ऐसी कारकर्दगी भी नहीं है कोई काबिल जिक्र उनकी इस मामले में कि जो बहुत बड़ा उन्होंने कुछ केसेस थे जो यानी जिस तरह परवेज मुशर्रफ का केस था, ये इस तरह के कुछ केसेस थे जिसकी वजह से वो काफी उनका बना के भी वो उन केसेस में आ गए हैं। और फिर वो अच्छा, फिर माजी में जो एक बात मुझे आज तक खटकती है कि उन्होंने बाकायदा यानी ये उसके बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में कहा जी कि वो उनका नाम लेकर कि वो चट्टान की तरह जमहूरियत के साथ खड़ा है और वो मेरा क्लाइंट है, वो मेरा क्लाइंट है और चट्टान की तरह, यानी क्लाइंट कहना खास तौर पर, यानी ये इससे उनका वो अंदर की बात जाहिर होती है कि वो अपने आप को इस ऑफिस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मेरा क्लाइंट है और वो जनाब अपना जमहूरियत के साथ चट्टान की तरह। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि क्या आपके क्लाइंट के अलावा कोई और जर्नैल जो है वो जमहूरियत के साथ चट्टान की तरह नहीं खड़ा, या सारी फौज जो है वो आइन की और जमहूरियत की पाबंद नहीं है और उसपे यदि आप अलहदा तखसीस क्या कर रहे हैं, यानी पता नहीं ये क्या सिस्टम है। और इसमें आप तो बड़े पुराने कोना मश्क साफी हैं, आपने तो शायद ऐसी गवर्नमेंट ना देखी हो कि जिन्हें कोई पता ही नहीं है कि उनको किससे रिप्रेजेंट करना है, उनका केस क्या है, और वो केस भी मैं समझता हूँ कि बड़ा इनमेच्योरली दाखिल किया गया है और कभी आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी जज के खिलाफ फैसला दिया हो। सिटिंग जज है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट जो है उनके खिलाफ फैसला दे। तो लेकिन लेट्स सी ये क्या हो रहा है। जी जी सर, ये तो इसका मतलब आप समझते हैं कि बार काउंसिल दोबारा फिर पेश होगी इस मामले में? मेरा तो यही ख्याल है कि चूंकि उन्होंने लॉ मिनिस्टर का चूंकि लाइसेंस उन्होंने कैंसिल किया हुआ है, लाइसेंस मंसूख में सस्पेंड किया हुआ है, तो इसकी बहाली में कितना टाइम लगता है? हाँ जी, लाइसेंस की बहाली में कितना वक्त दरकार होता है? नहीं, लाइसेंस की बहाली के लिए देखिए वो तो यानी आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद बहाल तो 10 मिनट में भी हो सकता है जी। लेकिन बात यह है कि जो जिन्होंने बहाल किया है, उन्होंने जिन्होंने सस्पेंड किया उन्होंने बहाल करने के लिए तो नहीं किया जी। बिल्कुल, तो वो देखे ना, वो एक दूसरा पहलू है कि चूंकि पाकिस्तान बार काउंसिल भी एक बाकायदा पार्टी है हुकूमत के खिलाफ जी, तो वो लाइसेंस उनका उन्हें कैसे इजाजत देगी, और वो इनके वैसे भी दुश्मन है। वहाँ हमारे यहाँ बार काउंसिल में ये हो रहा है। आपको बड़ी सिद्दीकी साहब अजीब बात बताऊं कि बार काउंसिल भी इंडिपेंडेंटली नहीं चल रही जी, बार काउंसिल में ग्रुप बंदी है जी जी। ये जो वजीर साहब है ये इत्तेफाक से दूसरे ग्रुप की तरफ से हुए थे, बार वाइस चेयरमैन बने थे पाकिस्तान बार काउंसिल के जी जी। और ये जो ग्रुप इस वक्त बार काउंसिल का बरसर इक़्तिदार है, जिसमें प्रेसिडेंट उनके सुप्रीम कोर्ट बार के भी हैं और बाकी जो बार काउंसिल जो इस वक्त इख्तियार में है वो इनकी मुखालिफ है। अच्छा जी। वो अपनी उस दुश्मनी की वजह से भी इन्हें एक लम्हा के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जी। तो हर तरफ क्या अजीब गरीब एक तमाशा है कि कोई इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए काम नहीं कर रहा। यानी हर शख्स, हर इदारा जो है तो पाकिस्तान बार काउंसिल में आपको इम्पार्शियलिटी नजर नहीं आती जी जी। वहां भी आपको ये नजर आएगा कि किस पार्टी से ताल्लुक, अगर ये उनके अपने होते जी जी। तो इन्हें ये दुश्वारी भी पेश। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब से बात करने का। देखा जाए तो एक जैसे आरिफ चौधरी साहब ने बताया, एक मैनेजमेंट की कमी है, एक डिसिप्लिन की कमी है, गुड गवर्नेंस की कमी है। मुल्क में कोई इस तरह का निज़ाम चल नहीं सकता। जैसे कि वो बता रहे थे कि
बार कौंसिल है, बार कौंसिल के अपने इख्तियारात होते हैं। तो ये सब मामलात हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर निज़ाम सही हो जाए, हर सिस्टम चीज़ हो जाए, हर चीज़ इन ऑर्डर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई मसाइल शायद पीछे बाकी रहेंगे नहीं। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ दूसरे मेहमान होंगे जिनसे हम कोरोना वायरस के सिलसिले में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस का इशू पाकिस्तान में इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है और इसमें पूरा मुल्क इसकी इस वक्त लपेट में आ गया है। कारोबार जो है वो काफ़ी मुतासर है, मईशत काफ़ी मुतासर है। हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रही है? सारे सूबों की हुकूमतों ने अपने अपने तौर पर इक़दाम किए, लेकिन लॉकडाउन भी किया, लेकिन कोई कामयाबी उस तरह हुई नहीं। और अब इस वक्त चूँकि अपनी इंतहाई अरूज पे ये मामला चला गया, इस सिलसिले में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे PTI की MNA साजिदा खान साहबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दाम करी और आने वाले वक्तों में इस वबा से निपटने के लिए क्या ज़रूरी एहतियात की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये शुक्रिया आप लोगों ने मुझे दावत दी। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये एक वबा है जो अल्लाह से इंसानों को दुआ करनी चाहिए। जी। और इस वबा से निपटने के लिए गवर्नमेंट हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आवाम को भी। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि पहले इंसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, फिर उसके बाद जिंदगी के रोजगार होते हैं। तो इस सिलसिले में जैसे मैं अभी बहुत सारे चैनल्स पे और मीडिया पे देख रही हूँ कि इस बुरे हालात में भी और पार्टियों के लोग अपनी मतलब ये मुकाबले कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पे तीरे बरसा रहे। ये एक ऐसा वबा है कि इसको अल्लाह को याद करना चाहिए और दुआ करना चाहिए और एक हो के इस वबा से निपटने की पूरे असेंबली में डिबेट होने चाहिए और आइडियाज आने चाहिए और गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त। लेकिन इस वक्त इस वक्त सियासत नहीं है जी, लेकिन इस वक्त सियासत हो रही है और हुकूमती बेंचों से भी सियासत हो रही है और अपोजिशन बेंचों पे भी सियासत हो रही है। अच्छा मेरी बात तो पूरी सुने ना जी। अपोजिशन बेंच सियासत ना करे, हुकूमती भी अगर कोई इसी तरह इसमें कोई बात करना मुल्क के मफादात में बात करना चाहते तो ठीक है, मफादात में और लोगों के अवाम के मफादात में। इससे कि इस पार्लियामेंट में जितने भी आए हुए हैं वो सारे अपने अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसी क्या नहीं है, पाकिस्तान का अवाम है और उसको मजबूत करना है। उसको इस वक्त जो ये क्राइसिस है उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त सियासत का टाइम नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को और पूरी दुनिया के अवाम को प्रोटेक्ट करने का टाइम है, उसको सही डायरेक्शन देना चाहिए। दूसरा आपने मतलब मैं तो समझती हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त एक बहुत खुशकिस्मत ये कि आज जो वज़ीर आज़म है वो पूरे अवाम की प्रोटेक्शन के लिए रोजाना मीटिंग के कॉल करते हैं, खुद देखता है। एक वज़ीर आज़म का सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। मैंने हमेशा पाकिस्तान में देखा वज़ीर आज़म आते हैं और डायरेक्शन देते हैं, लेकिन वो एक ऐसा वज़ीर आज़म है कि वो खुद ब्रीफिंग लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरी पाकिस्तान की इन आउट को खुद अपडेट लेते हैं। रोजाना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग होते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। अच्छा मैडम, आपका तल्लुक चूंकि बिजनेस कम्युनिटी से भी है, आप हमारे बिजनेस के बिल्कुल आप हमारे FPCCI और दूसरे मामला में भी काफी इन्वॉल्व रही हैं, आपसे उसमें मुलाकातें भी होती रही हैं। आप ये बताइएगा कि अब इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी जो है ना वो भी बड़ी मुस्तरब है। ट्रांसपोर्ट कहती है हमें इजाजत दें, अब पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है तो नापैद हो गया, मिल नहीं रहा कहीं पे, और कारोबार जो है वो कभी कहते हैं कि आप सुबह से लेके 5 बजे तक चलें। तो ये कारोबारी कम्युनिटी ने भी तो अपना काम चलाना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि डेली वेजेस वाले जो लोग हैं वो इससे बहुत मुतासर हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप कारोबारी तबके को क्या आप एडवाइस करेंगी कि कैसे हम अब जो ये लोग हैं अपने काम को जारी रखें और ये कोरोना से भी बचे रहें? देखिए बिल्कुल, अब आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अब बीमारी भी है
वबा है और साथ इस मुल्क को कारोबार को भी मेंटेन रखना है। मैं समझती हूँ कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा वो डिसिप्लिन है और वो बात को समझते हैं और बिजनेस कम्युनिटी एक ऐसा लोग है कि जो इस मुल्क को उसके बिहार पे ये मुल्क उठा हुआ है और इसी की बिजनेसों पे। तो मैं समझती हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी बड़े अवेयर हैं। अगर वो इसको SOPs को फॉलो अप करे और अपनी बिजनेस को मतलब अपनी फैक्ट्रीज के जितने भी बिजनेस है या जो दुकानदार है SOPs को वो जरूर फॉलो अप करे तो मेरे ख्याल में कि उसके बिजनेस चल जाएंगे। और मैं बिल्कुल इसको समझती हूँ कि इस वक्त लोग डिसाइड हो रहे लेकिन डिसाइड नहीं होना चाहिए। इससे कि गवर्नमेंट ने अभी जो सारे मतलब लॉकडाउन को सॉफ्ट कर दिया और उसमें SOPs को ज्यादा मतलब उसकी डायरेक्शन दे दी कि SOPs को आप लोग फॉलो करें। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के लिए सिर्फ वो अपना ख्याल रखे और वो मास्क वगैरह पहने और डिस्टेंस रखे और अपने कारोबार चलाए, मोटिवेट हो। ये तो एक मेरे ख्याल में कि इस वक्त हम एक ऐसे जंग के उसमें है कि इसमें हमने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है और अपने कारोबार को भी प्रमोट करना है और अपने अवाम को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये दोनों साइड से अगर कोई किसी का कारोबार है, एक शॉप है, स्टोर्स है, तो वहाँ पे लोग आते, लोगों के एक्सेस होते, उसको डिस्टेंस रखे, थोड़े थोड़े से लोगों को अंदर करे और बिजनेस को चलाए। और मेरे ख्याल में कि मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जितना मतलब इस वक्त पूरी दुनिया की गवर्नमेंट और मुल्कों को मैं देख रही हूँ और पाकिस्तान की अवाम और बिजनेस कम्युनिटी और अवाम को मैं देख रही हूँ कि वो लोग इतने मतलब वो मतलब घबराए हुए नहीं है, लेकिन वो अगर थोड़ी से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे और जो बेमतलब बाजारों में घूमे फिरे नहीं और अपना मतलब अपनी जो जरूरत के मुताबिक अपने काम करे, बिल्कुल उसके मुताबिक। तो मेरे ख्याल में कि ये मुल्क ये बीमारी सारी जिंदगी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द ये वायरस खत्म हो जाए और इसके लिए कोई वैक्सीनेशन भी बहुत सारे लोग बना रहे, पाकिस्तान पे भी इसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगा और ये बीमारी खत्म हो जाएगी। हर 50 ईयर 100 ईयर्स के बाद कोई ना कोई इस तरह वायरस आ जाता है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कौम की है, बिजनेस कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपोजिशन जो भी इस मुल्क में रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें एक अपना कंट्रीब्यूट करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साजिदा खान साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि इस वक्त सब की मुश्तरका जो है जिम्मेदारी है और मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करते हुए पूरे मुल्क की सियासी पार्टीज़ को, हुकूमत को, अवाम को, ताजरों को एक प्लेटफॉर्म पे आके इस वबा का मुकाबला करना होगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से जहाँ मुल्क की मईशत मुतासर हुई है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी इस वक्त बहुत सारे मसाइल खड़े हो गए हैं। अमेरिका में अगर आप देखें तो एक स्याह फार्म के पुलिस की हाथों हलाकत की वजह से वहाँ इतने हंगामे फूट पड़े हैं। शायद ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो लोग वहाँ पे भी निकाल रहे हैं और अजब अजब किस्म के जो है ना मामलात हो रहे हैं। दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज, जैसे आप अमेरिका देखें या EU को देखें या चाइना को देखें, तो तकरीबन दुनिया की 60% इकॉनमी ये तीन जो ग्रुप्स हैं इनके पास है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना का इशूज़ को उसका हल नहीं कर सके। साथ साथ जो दूसरे इंटरनेशनल मसाइल हैं और ख़ास तौर पे इस खत्ते में इंडिया के साथ जो मसाइल चल रहे हैं और हमारे दो सफारतकारों को नापसंदीदा करार देते हुए हिंदुस्तान ने मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे माहिर तजियाकार आसमा वदूद साहबा हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आसमा साहबा, बताइएगा कि सबसे पहले कि तो इंडिया के क्या मसला है, चाइना के साथ इंडिया शर्तें कर रहा है, नेपाल के साथ इंडिया शर्तें कर रहा है, पाकिस्तान के साथ पिछले 70 साल से किसी न किसी बहाने कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कभी पवाला का एक्शन, कभी 26 फरवरी के अटैक की बात हो रही है और अभी हमारे दो सफारतकारों को भी उन्होंने नापसंदीदा करार। तो आप क्या समझती हैं कि क्या मोटिव है मोदी की सियासत के पीछे? देखिए, जो मोदी साहब की सियासत है ना, वो बेसिकली एक
एक बहुत हिंदू फंडामेंटलिज्म को रिप्रेजेंट करती है, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है। वो उसी की आइडियोलॉजी, शिवसेना की आइडियोलॉजी लेके और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके वो लोग आगे चलते हैं। ये बेसिकली उनकी फाउंडेशन है। हिंदू सुप्रीमेसी वो अटेन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा, हिंदू सुप्रीमेसी के अलावा उन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट किया है कि शाइनिंग इंडिया का, और अनफॉर्चुनेटली ये इल्यूजन के साथ ये होता है ना कि यू स्टार्ट लिविंग इट। अब पूरी दुनिया को ये बात मालूम है कि कितनी फ्रेजाइल इकोनॉमी है इंडिया। उसने इन्वेस्टमेंट तो अट्रैक्ट की है पूरी दुनिया से ऐसे इल्यूजन के जरिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी बिल्कुल। अब उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के कंधों पे है। लेकिन ये हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी जिससे वो स्टैंड करते हैं ना, ये कॉन्ट्रोडिक्ट करती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिया के कंधों पे है। उसे अपना ये रिजिड और ये अपना बारबैरिक इमेज जो कि वो उसने जिसकी बेस पे वोट हासिल किए हैं अपनी आवाम से डिलीवर करना है। ये मैं जब इन्होंने ऑलरेडी जब ये पिछले साल के शुरू में और पिछले साल के इख्तिताम में जब ये लद्दाख का और ये कश्मीर का मसला स्टार्ट हुआ था, तब भी मैंने एक गालिबन आपके ही प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया था कि ये चाइना को जो डेयर कर रहा है ना लद्दाख पे, ये लेटर ऑन इज गोना क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिल्कुल फॉर इंडिया। और इंडिया ऐसी गवर्नमेंट के पास है जो कि मतलब जिसको आप समझे कि विजडम से आ रही हैं। उनके पास बेसिकली सिर्फ एक उनका एक इल्यूजन है दिमाग में कि हम दुनिया इस रीजन के तो हम बदमाश हैं, आप समझे। वो ये उनका आइडिया है कि हम यहाँ की सुपर पावर बन चुके, चाइना जो है वो हमारी सेट है, हम चाइना को एक दिन क्रम्बल कर देंगे। और इसी जोम में अब उनको लग रहा है कि शायद ये रीजन बहुत वर्नेबल है, इस रीजन में बहुत प्रॉब्लम है, कोरोना की वजह से इकोनॉमीज डाउन जा रही हैं, ये टाइम है खुद को रीइंफोर्स कराने का। हालांकि इस वक्त अगर कोरोना की आप चार्ट देखें ना तो इंडिया जो है वो टॉप 20 में है बिल्कुल। और वहाँ पे गुर्बत इतनी है और मेडिकल सिस्टम इतना लिमिटेड है, क्रिपल्ड है कि उनके लिए ये क्राइसिस शायद मेरे ख्याल से एक दुनिया में मिसाल बन जाएगा अगर उन्होंने प्रायोरिटी से उसे एड्रेस ना किया। इस वक्त लेकिन ये गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट केपेबल नहीं है कि वो कोई विजडम के डिसीजन ले सके। वो हेस्टी डिसीजन अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बेस पे लेती है, फिर उसको ये एक इल्यूजन है कि मैं बहुत मतलब शाइनिंग इंडिया एक रियलिटी है जो दुनिया में हम एक नई कुव्वत के तौर पे उभरे हैं। ये जोम जो ये एक उनका ये जो उनके एक है ना गुरूर, ये फिलहाल उन्हें एक बहुत ही खतरनाक जगह पे ले जाएगा जहाँ से इट विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अच्छा आसमा साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि इंडिया के पास तो खुद तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना इतना हौसला है और ना उनका इतना जिगरा है कि वो चाइना के साथ पंगा ले सकें। लेकिन दुनिया के नक्शे पे जो इस वक्त तब्दीली आ रही है, जो पावर का सोर्स है वो शायद इधर एशिया की तरफ जो है ना शिफ्ट हो रहा है, और अमेरिका इजराइल का बड़ा इंटरेस्ट है इंडिया के साथ, उनके साथ उनके डिफेंस पैक्ट्स भी हैं, तो वो शायद इस वजह से चाइना के साथ कोई थोड़ी बहुत शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बात में इसकी बहुत देखिए जिस तरह एग्रेसिवली आप ट्रम्प साहब भी चाइना को बार बार मेंशन कर रहे हैं इस पूरे कोरोना के क्राइसिस लगा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से एक बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट किया जा रहा है चाइना की तरफ, बिल्कुल, तो ये इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है जी। और इसकी पॉसिबिलिटी इस वजह से भी है कि इस वक्त जो स्टेबिलिटी है ना, अगर आप देखें कोरोना क्राइसिस में से जो स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हल्की फुल्की निकल रही है, वो भी एशिया की तरफ से निकल रही है। बिल्कुल, आपके पास चाइना है, आपके पास इस तरफ से अगर आप देख लें तो थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिर आपके पास सिंगापुर है। उनके पास ही प्रॉब्लम है लेकिन उन्होंने किसी तरीके से इसको हल। ताइवान में देखिए आप, ताइवान ने टोटल कंट्रोल कर लिया है वियतनाम में, तो ये जगह से देखिए ना सिद्दीकी साहब, हम भी अगर देखें ना अपना आप, यहाँ पे भी पेशेंस इन्फेक्शियस ये डिजीज है जी, लेकिन अल्लाह का करम है कि यहाँ पे भी फेटल नहीं है, बिल्कुल सही है, इन्फेक्शियस है ये वाकई आप क्या कहते हैं एक उसकी तरह हवा की तरह ये फैल रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारे पास डेथ जो है ना, फेटिलिटी, बिल्कुल वो बहुत कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
ये देखा जाए तो ये देखें, बिल्कुल आपने बड़ा सही पॉइंट किया कि ये जो इस वक्त एशिया में बहुत सारी छोटी इकोनॉमी जो राइजिंग इकोनॉमी है वो बड़ी होती जा रही हैं। जैसे किसी वक्त में जापान बड़ा हो गया, अब कोरिया बड़ा हो गया, चाइना बड़ा हो गया, तो ये अच्छा उसके मुकाबले अमेरिका और यूरोप की दोनों इकोनॉमी मिलाएं तो 42 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। लेकिन उसके बावजूद उनको इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये वो मतलब स्पेन और इटली और पुर्तगाल तो वो मुल्क हैं जो शायद बैंकरप्सी के नज़दीक हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये पोस्ट कोविड जो एरा होगा उसमें दुनिया की मईशत का रुख क्या होगा इस तनाजुर में कि जो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो कोल्ड वार चल रही है वो क्या किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह तो नहीं है? देखिए जी, एक मुझे यहाँ पे याद आया, अभी पिछले साल यूनाइटेड नेशन में महातिर साहब की एक तकरीर थी जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मतलब G20 जो है जी उसमें हम लोगों की स्पेस जैसे ये मलेशिया हो गया या टर्की हो गया या इस तरह से और कंट्रीज हो गई जिन्होंने जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बिल्कुल करीब है, जो डेवलप्ड होने वाली है, उनकी स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि हालांकि वो कह रहे थे कि हमें स्पेस मिलनी चाहिए क्योंकि हमने ना वॉर के जरिए, ना एग्रेशन के जरिए, ना दूसरी कंट्रीज में इंटरफेरेंस के जरिए इस जरिए से डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी इकोनॉमिक हासिल नहीं की। हमने अपनी इकोनॉमीज में अपने लोगों पे मेहनत की है और जब क्राइसिस आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि रियल डेवलपमेंट क्या होती है। जी बिल्कुल, ये वो रियल डेवलपमेंट अब दुनिया को नजर आ रही है जहाँ लोगों पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, लोगों की तरबियत हुई हुई है, लोगों को पर कैपिटा इनकम दी गई है कि ऐसे मुश्किल टाइम पे वो खुद को सस्टेन कर सके, हेल्थ सिस्टम बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जी। तो ये इकोनॉमीज अब खुद को मतलब उनको शाइन करवाना नहीं पड़ा, वो खुद ही दे आर लाइक शाइनिंग। जी बिल्कुल, दे सेट द रियल डायरेक्शन की इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था जिसमें ये जो जिनको हम आइडियली बहुत आइडलाइज करते थे वो इकोनॉमीज जो कि बहुत आपके टॉप रेटिंग इकोनॉमी थी वो कोलैप्स होने लगी। तो ये बेसिकली डायरेक्शन होनी चाहिए थी, ये बेसिकली रास्ता होना चाहिए था जिन पे जाना चाहिए था। अभी फिलहाल जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही थी ना पिछले दिनों, पिछले कुछ पास्ट में वो बिल्कुल तब्दील हो गई है। अभी चाहे ये जैसे अब ये कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अभी वहां पे व्हाइट सुप्रीमेसी है वो बहुत ही बुरे तरीके से पूरा का पूरा उसने अमेरिका को वो ले लिया, हिला के रख दिया। ये वाले टैक्टिक्स भी अगर ये किसी तरीके से कोई ऑपोजिशन या गवर्नमेंट अपने एडवांटेज पे यूज करना चाह रही है इन द कमिंग इलेक्शन, ये भी नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि रियल क्राइसिस, अंडरलाइन क्राइसिस आपका ये है कि लोगों को फिलहाल जिंदा रहने का चांस चाहिए, बिल्कुल बेटर मेडिकल फैसिलिटीज के जरिए और बेटर मैनेजमेंट के जरिए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है, हमारी इकोनॉमी ज़ाहिर है कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो कोरोना से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो गए। अब हमारा प्लस ये है कि हम चले माइनस हमारा ये है कि हमने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की, लेकिन हमारा कोरोना की वजह से प्लस ये है कि हमें इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो इस वक्त इंडिजिनस जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, इंडिजिनस जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, उससे हम कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और इस बुरे वक्त में क्या सबक सीख सकते हैं? जैसे दुनिया में इतनी चेंजेस हो रही हैं तो हम अपने अंदर हमारी गवर्नमेंट क्या तब्दीली ला सकते हैं जिससे हमारे जो ये टाइम पीरियड है, साल 2 साल, ये अच्छे गुजर जाएं? देखिए, थोड़ी सी मैं गवर्नमेंट की मैनेजमेंट पे या गवर्नमेंट के डिसीजन से एग्री नहीं भी करती यहाँ पे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं आजकल इससे। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैक स्टेप ले लिया है। आप किसी भी चीज के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। कोरोना के सामने आप सिर्फ अपने 1,70,000 80,000 डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन पे देके आप पीछे से उनकी बैक छोड़ नहीं सकते। आप मैनेजमेंट को इतना रिलैक्स नहीं कर सकते कि आप सिर्फ डॉक्टर्स पे डिपेंड करें कि या तो वो बचा लें या वो मर जाए। जी बिल्कुल, हम बहुत प्रेशर अपने मेडिकल सेटअप पे डालना चाह रहे हैं और उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने प्रेशर को सस्टेन करे। अल्लाह का करम है कि अभी फिलहाल ये इन्फेक्शन इतना फेटल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये इवॉल्विंग है। लेकिन देखिए, अब 76,000 लोग हो गए हैं, बहुत तेजी से फैल रहा है और पिछले दिनों में जो है वो आप देखें कि
अमवात 10,000 से कितनी ऊपर बढ़ गई हैं और हम तो बहुत जी। अब मतलब पिछले कल या परसों तो एक दिन में तकरीबन वो 100 टच करने वाली थी। 4,000 केसेस सिर्फ कल के दिन में आए हैं। एग्जैक्टली जी। ये अब इस वक्त गवर्नमेंट, कल इमरान खान साहब की तकरीर से मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं उसमें ये कुछ तलाश नहीं कर सकी कि ये लोग इस वबा के हवाले से क्या कर रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं, किसी को समझ नहीं आई बात। मैं बिल्कुल आई वाज लॉस्ट। देखिए हमें ये कहा गया कि जो आपका दिहाड़ीदार तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, ये सब कुछ उसके लिए हम कर रहे हैं, रिलैक्स उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन ईद की जब शॉपिंग हो रही थी तो उसमें मुझे वो दिहाड़ीदार तबका कहीं फैसिलिटेट होता नजर नहीं आया। बिल्कुल सही है। वो आपके जो सबसे वेल टू डू सेक्शन ऑफ इकोनॉमी है ना, जो आपके ताजिर है जी, उन्होंने उससे सबसे ज्यादा रीड किया जी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि हम अपने लोगों को ऑन देयर ओन कैसे छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने मतलब इस आवाम की तरबियत पे कितना टाइम लगाया है, ये इन्हें कब डिसिप्लिन किया है, इन पे कभी फोकस किया गया है कि इन्हें ये बताया जाए कि अगर इन्होंने ABCD फॉलो करना है तो ABCD फॉलो करना है। हम तो ट्रैफिक सिग्नल अडेयर नहीं करवा सकते। जी बिल्कुल सही है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जी। आप कुछ लोगों को ये नहीं कह सकते कि डेथ्स बढ़ जाएंगी, जिनकी अजीज जाएंगे वो किन से पूछेंगे। देखिए 25 मार्च को हमारे केसेस है 1000, 2 जून को हमारे केसेस है 76,000। अब ये तो आप देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं खाली लाहौर में शायद 6 लाख केसेस हो जाएंगे, तो वो इमरजेंसी को हम कैसे हैंडल करेंगे, उस वक्त हमारी क्या सूरत होगी, हमारी इकोनॉमी की क्या सूरत होगी। मैं बिल्कुल ये बात समझती हूँ कि आपने इकोनॉमी और हेल्थ और को इकट्ठे चलाना है जी। मैं कभी भी न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी, मैं उनकी बहुत बड़ी क्रिटिक थी जब वो एक्सीडेंट हुआ था बॉस का जी। तो मुझे ये लगता था कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये सबसे ज्यादा आंसू बहा रहे हैं कि किस किस्म की लीडरशिप है जी। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर इस कदर उशाइन उन्होंने किया है ना ये कोरोना के उसमें, हर चीज साथ मैनेज आपने करनी होती है। मैनेजमेंट स्किल्स आपकी होनी चाहिए। आप एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं टाइगर फोर्स का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो मस्जिदों का हो, चाहे वो सिविल का हो जी, काउंसिल्स का हो, आपकी सिविल सर्विसेज का हो, बिल्कुल आप उन्हें इस्तेमाल करें और उन्हें मोबिलाइज करें। एग्जैक्टली। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने भी पूरी करनी है। जी बिल्कुल। कल इमरान खान साहब की तकरीर में मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने बिल्कुल हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा है कि बस लोग ही सब कुछ करें, मैं तो इकोनॉमी देख रहा हूँ। हम डिवाइड कर लेते हैं ना, आप जो कोरोना देख ले, मैं इकोनॉमी देख लेता हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे नहीं होता। तो ना इकोनॉमी बढ़ेगी, ना कोरोना जो है वो ठीक होगा, ना इकोनॉमी बेहतर होगी। आसमा उद्दू साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आपसे गुफ्तगू की बड़ी डिटेल में बात हुई, उसमें ये कहा कि दुनिया की इकॉनमी को देखते हुए इस वक्त पावर शिफ्ट जो है वो एशिया की तरफ हो रही है, और एशिया की तरफ जो पावर शिफ्ट है उसका फ़ायदा इस वक्त पाकिस्तान को बहुत उठाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उन मुल्कों के मुकाबले में इतना डिज़ास्टर नहीं है। और दूसरा हमारी जो लोगों की जो होल्डिंग पावर है दुनिया के तमाम ममालिक के मुकाबले में, यहाँ लोगों की होल्डिंग पावर ज़्यादा है, बैंक की मॉर्टगेजेस नहीं है, कैश रिच इकॉनमी इस लिहाज से ज़रूर है कि अगर किसी के पास कोई छोटा सा भी मकान है तो उसका अपना है, उस पर कोई गाड़ी भी कोई छोटी सी है तो ज़्यादातर लोगों की अपनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है, और कोरोना से हमें एक ही सूरत से बचना है कि हम एहतियात करें, हाथों को साफ़ रखें, चेहरे को साफ़ रखें, लोगों से मिलने से परहेज़ करें, अपने आप को आइसोलेशन में रखें और अपने आप को आइसोलेशन में रखें। यही एक तरीका है जिससे हम और हमारे बच्चे इस वबा से महफूज रह सकते हैं। दवाई कोई नहीं है। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नईम सी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।